गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात साथियों। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे या बैंकिंग प्रणाली, है ना? क्या क्या पढ़ लिया था बैंकिंग सिस्टम में हमने? पहले तो हमने बैंक को ही देखा था कि बैंक क्या होता है। तो जहां पर हम लोग पैसा जमा करते हैं और वहां से हमें ऋण मिलता है और उस ऋण पर क्या करता है बैंक? ब्याज वसूली करता है। तो उसी को ही हम क्या करते हैं? बैंक कहते हैं। और बैंक क्या किस में आएगा? तो ये वित्तीय संस्थाओं में आएगा। यानी कि बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्था है जो क्या करती है? लोगों का पैसा जमा करती है, उनको ऋण उपलब्ध करवाती है और उस पर ब्याज वसूली करती है। फिर हमने देखा था बैंक का इतिहास। तो बैंक का इतिहास अब मैं डेट डेट में लिखता जाऊंगा तो आप बताते चलना। हमने पहले देखा था 1157 में कौन सा बैंक खुलता है यहाँ पर? बैंक ऑफ वेनिस खुलता है। कहां पर खुलता है बैंक ऑफ वेनिस? इटली में। चलिए, सेकंड हमने देखा था 1407। कहां पर खुलता है? बैंक ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा क्या है? एक शहर है। वहां पर कौन सा स्थापना होती है? बैंक ऑफ जेनेवा की। फिर हमने देखा था 1697 में, सॉरी 6 में, छिन्न में था, 94 में था। 1994। ठीक है, 1994 में कहा खुला था? तो याद रहना चाहिए कि इंग्लैंड की जो बैंक ऑफ इंग्लैंड खोला था। और कहां पर खोला था? ये ब्रिटेन के अंदर। क्योंकि ये तीनों ही बैंक क्या है? हमने वैश्विक स्तर पर देखे हैं कि सबसे पहले जो बैंकिंग प्रणाली की जो शुरुआत होती है, बैंकिंग सिस्टम की जो शुरुआत होती है, वह कहां पर होती है? पहले इटली में होती है। कब? इटली में कब होती है? तो 1157, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, क्या, सॉरी मोहम्मद बिन नहीं, महबूब गजनवी, है ना? क्या हो गया? आ जाइए। तुर्की आक्रमण जो है हमारे यहाँ पर शुरू हो रहे थे उस टाइम, है ना? तो इटली में कौन सा था? बैंक ऑफ वेनिस। ठीक है। फिर हमने सेकंड देखा था 1407 में कहां पर? स्विट्जरलैंड। नाम सुना होगा ना स्विट्जरलैंड का तो बहुत। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कौन सा खुलता है? तो बैंक ऑफ जिनेवा ना। कुछ अभ्यर्थी नए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा लिखवा देता हूं, बाकी तो समझा कल दिया था मैंने ना। फिर हमने देखा था 1494 में। तो ये कहां पर खुलता है आपका? ब्रिटेन में खुलता है ना। ब्रिटेन में कौन सा खुलता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये तीनों जो बैंक देखे थे अपन ने, ये किस स्तर पर है? ये वैश्विक लेवल पर देखे थे। फिर हमने देखा कि जब ब्रिटेन ने क्या सोचा कि भारत में भी क्या होना चाहिए? एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो क्या कर सके? भारत की क्षेत्र में जो है अच्छे से कार्य कर सके, है ना, लेन देन का। क्योंकि पैसा व्यक्तियों के पास अपार मात्रा में हो चुका था, तो उसको सुरक्षित जो रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाता है? बैंकों में रखा जाता है ना। आज भी बहुत सारे लोग जो है पैसा अपने पास स्वयं घर पे नहीं रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं? सुरक्षित बैंकों के अंदर। चलिए, फिर हमने भारत के स्तर पर देखा था। तो भारत में कहां पर खुला था पहला बैंक?
पहला जो बैंक खुलता है कब खुलता है? तो 1770, यानी कि पहला जो बैंक खुलता है वो कहां पर खुलता है? आपका कलकत्ता में खुलता है। और कौन सा बैंक होता है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि भारत में खुल रहा है ये ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये कहां पर खुलता है? तो कलकत्ता में खुलता है। और किसके सहयोग से खुला था? तो याद रखना, एलेक्जेंडर एंड कंपनी जो थी वो ब्रिटेन की एक कंपनी हुआ करती थी, उसके सहयोग से क्या किया गया था? इस बैंक को यहां पर स्थापित किया गया था। फिर हमने 3 प्रेसिडेंसी बैंक देखे थे, 1806, 1840 और 1843। कहां कहां पर खुले थे ये? बैंक ऑफ बंगाल, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का था। फिर हमने देखा था बैंक ऑफ बॉम्बे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काम करता था। फिर ये बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे जो क्या करते थे? अलग अलग जो प्रेसिडेंसी थी तीनों, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इन्हीं को 1862 में जाकर क्या अधिकार मिल जाता है कि अब ये क्या कर सकते हैं? नोट निर्गमन कर सकते हैं, यानी कि नोट जारी कर सकते हैं। छापने का जो अधिकार है वो किसको मिल गया था? इनको, प्रेसिडेंसी बैंकों को। ठीक है। अब यहीं से जो है अपन ने देखा था एक 1865 का, कौन सा था? इलाहाबाद बैंक है ना। ये इलाहाबाद बैंक जो है कैसा बैंक था? पहली बार भारत की जो व्यवस्था थी, बैंकिंग व्यवस्था, उसके अनुसार ये चलता था, लेकिन इसमें जो पैसा था वो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्रों का, कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे उनका, सबका पैसा इसमें लगा हुआ था। लेकिन इसकी जो व्यवस्था थी वो भारतीय व्यवस्था के अनुसार जो है ये बैंक खुलता था। और ये कहाँ खुला था? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जगह पर ये खोला गया था। फिर हमने देखा था 1881, 1881, यहां पर कौन सा स्थापित होता है? अवध कमर्शियल, अवध कमर्शियल बैंक, जो क्या करता था? केवल अपने लाभ के लिए जो है इसको खोला गया था, अवध कमर्शियल बैंक को। और ये कब बंद हो जाता है? तो 19, इसके बारे में बताया था मैंने ना, 1938 में यह क्या हो जाता है? ठीक है, मतलब याद है आपको, मान ले। ठीक है। तो 1958 में क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। फिर इसके बाद कौन सा खुलता है? कब खुलता है? 1894 में खुलता है। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, जो किसके द्वारा खोला गया था? लाला लाजपत राय के सहयोग से। पंजाब नेशनल बैंक है ना, ये किसके द्वारा खोला गया था? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। और याद रखना, ये पहली बार ऐसा बैंक था जिसमें पूरी जो पैसा था वो भारतीयों का लगा था। पहला ऐसा बैंक था जिसमें क्या था? पूरा पैसा जो था वो किनका था? भारतीय लोगों का। जितनी भी आय इसमें लगी हुई थी वो भारतीयों का पैसा था। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये पहला ऐसा बैंक था जिसमें पूरा जो इनकम है, पूरी जो पैसा है वो किनके द्वारा लगाया गया था? भारतीयों के द्वारा। फिर हमने कौन सा देखा था? 1906, कौन सा था? 1906, बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1911 जानना चाह रहा था, याद भी एक दिया था। 1908 में कौन सा खुला था? बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया। अगला 1913 है ना, देख लेना 2-2 साल के ही अंतर है। यहाँ पर 8 में खुल रहा है 2 साल का, यहाँ 3 साल का, फिर यहाँ वापस 2 साल का ना, तो इसलिए जो ज्यादा डेट करने में आपको जो है दिक्कत भी नहीं होगी। फिर कौन सा था ये 1913 वाला? बैंक ऑफ मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ मैसूर का जो दशहरा है ना वो काफी फेमस है, बैंक ऑफ मैसूर। वहां एक मंडप है, तो उस मंडप को क्या करते हैं, हाथियों पर जो है रखकर निकालते हैं। ये अपन ने जो है यहाँ तक देख लिया था। फिर 1921 में क्या होता है, जो हमने 3 प्रेसिडेंसी बैंक देखे थे, उन तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या कर देता है, विलय कर लिया जाता है। और 1921 में यानी कि 1921 1921 में क्या किया जाता है, तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और आपको पता है कि ये भी जाकर आगे जाकर क्या बन जाता है, एसबीआई। कब बनता है ये एसबीआई? 1 जुलाई 1955 को ना, आप आगे देख लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में ये एसबीआई में बदल जाता है। फिर 1921 के बाद में हमने देखा था कि एक 1926 में क्या आता है, हिल्टन यंग आयोग आता है। तो हिल्टन यंग आयोग क्या करता है, बोलता है कि एक क्या होना चाहिए, भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो ये केंद्रीय बैंक की क्या करता है, सिफारिश करता है। केंद्रीय बैंक की क्या करता है, ये सिफारिश करता है। और इसी की जो है रिपोर्ट के आधार पर क्या की जाती है, एक एक्ट लाया जाता है 1934 में। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। इसी के दौरान क्या करी जाती है, 1 अप्रैल 1935 को क्या कर दी जाती है, आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। और उस टाइम पे क्या था, ये निजी लोगों की क्या थी, इसमें पूंजी लगी हुई थी। प्राइवेट लोगों ने क्या कर रखा था, इसमें आरबीआई में पूरा जो पैसा था वो निजी लोगों का था। फिर बाद में क्या करते हैं, जब हमारा भारत आजाद हो जाता है तो भारत सरकार को भी क्या कर रही थी, एक जरूरत पड़ती है केंद्रीय बैंक की। तो इसका 1 जनवरी 1949 को क्या कर लिया जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है ना। फिर हमने देखा था कि जो ये इंपीरियल बैंक की था, इंपीरियल बैंक का क्या करते हैं, 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को किस में रूप में बदल जाता है, ये एसबीआई है ना। तो इसीलिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना है, जब भी स्थापना पूछी जाए कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो याद बताना 1 जुलाई 1955 है ना। इंपीरियल बैंक को नहीं पूछा जाता है ना, क्योंकि ये तो ब्रिटेन के काल का था। तो उस समय जो है भारत की आजादी के बाद में जो बैंकिंग इतिहास है वो अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है। अब जो शुरू नया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगे का। ठीक है, इसने बताया क्योंकि कुछ चेहरे नए दिखे थे, है ना। हो सकता था अगर मैं डायरेक्ट वहां से पढ़ा था तो ये सोचते कि कहाँ से शुरू किया है सर ने, इसलिए ना। अब कल मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा ना, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि बैंक जो है खुलने का एक ट्रेंड सा चल गया था। बहुत सारे निजी व्यक्ति क्या करने लग गए थे, जिनके पास पैसा था वो अपने अपने जो बैंक है वो स्थापित करने लग गए थे। तो लगभग बहुत सारी मात्रा में क्या होने लगे थे, अलग अलग जो जगह क्षेत्र थे वहां पर बैंक खुलने लग गए थे। लेकिन आरबीआई क्या करता था, उनको रेगुलेशन करता था, और आरबीआई क्या करता था, अनुमति देता था ना। अभी हम बैंकों की जो परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि अनुसूचित बैंक कौन से हैं, गैर अनुसूचित बैंक कौन से हैं। तो आरबीआई की एक 2nd नंबर की लिस्ट होती है, तो उसमें जो शामिल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जो आरबीआई की सूची में शामिल होते हैं। और जो नहीं होते उनको गैर अनुसूचित बैंक बोल देते हैं, जो मतलब आरबीआई की सूची में शामिल नहीं होते हैं ना। तो उसमें हमें जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन कौन से
अनुसूचित बैंक है, कौन कौन से नहीं है ना। तो पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जब ये इतनी सारी बहुत सारी बैंक खुल जाती है तो एक डेट आती है 19 जुलाई 1969। ये तो आपको मैंने पढ़ा भी दिया है। क्या होता है यहाँ पर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अभी अपन ने केवल एक आरबीआई का ही राष्ट्रीयकरण पढ़ा था, लेकिन जब बहुत सारी बैंक खुल जाती है तो भारत सरकार क्या करती है, देखती है कि जो किसान लोग हैं उनको जो, क्योंकि बैंकों का काम क्या था, ऋण उपलब्ध करवाना। एक तो जमा स्वीकार करना मतलब लोगों के पैसे रखना, और दूसरा जो है वो ऋण उपलब्ध करवाते, उस पर भले से वो ब्याज लेते थे। तो यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी ऐसी जनता है जो क्या कर पाती है, पैसा जो है नहीं जमा कर पाती है ना। तो 19 जुलाई 1969 को क्या किया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी क्या होती है इस समय, प्राइम मिनिस्टर होती हैं, तो वो 14 बैंकों का क्या करती है, पहली बार राष्ट्रीयकरण करने की करती है। मतलब बात भी नहीं करती, वो डायरेक्ट करती है ना। उसको लगा कि ये लोग जो है ऐसे मानने वाले नहीं थे, क्योंकि ये अपने अपने हिसाब से लोन देते थे। इनके पास कोई किसान जाता था तो उसको, किसान को बहुत कम या देते ही नहीं थे कुछ भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया था बाद में, है ना। तो पहले जो राष्ट्रीयकरण में आएंगे वो पहले लिख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ना। यहाँ पर अपन वो बैंक लिख रहे हैं, 14 बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण, है ना। और किसने किया था, तो याद रखना इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी क्या थी उस समय, प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा सही लिखा है क्या, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो पहला तो था बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर लिखो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ना। आप लोग जो है साथ के साथ लिखते चलना ताकि दिक्कत ना हो ना, और जहां समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ना। फिर लिखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना। कहीं से आप पढ़ोगे तो आपको नाम नहीं मिलेंगे, केवल ऐसे ही मिलेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना। तो अपन को पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से बैंक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा था कौन सा नहीं था, है ना, एक वो दूसरा रख देता है ना। अगला लिखिए देना बैंक, देना बैंक। कुछ के आपने नाम सुने होंगे, कुछ के नहीं सुने होंगे ना, तो घबराना नहीं है। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। अगला है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सबने लिख लिया यहाँ तक, है ना। मैं एक बार जब तक बोल देता हूँ, जो 14 बैंक थे उसमें पहला था बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा था बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चौथा था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला है देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। यहां तक लिख लिया सबने, लिखो भाई थोड़ा जल्दी, है ना, क्योंकि बहुत सारा पढ़ाना है इसमें। इधर आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे, नाम थोड़े बड़े बड़े हैं ना। गवर्नमेंट को क्या फायदा है,
गवर्नमेंट की संपत्ति हो जाती है वो, जब राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। जैसे मान लो अभी आपके हाथों में कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है ना। जब प्राइवेट कंपनी को राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है तो उसमें पूरा जो है मतलब 51% जो है भागीदारी का मतलब ये है कि वो 51 भी नहीं, उसमें डायरेक्ट 100% ही हो जाती है राष्ट्रीयकरण में, है ना। तो आप देखते होंगे जैसे आरबीआई है, वो पूरी तरह से किसका बैंक है? अभी सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है लगभग। उसमें मतलब 100% जो है किसकी सैलरी हो गई, मतलब भागीदारी होगी, शेयर भागीदारी सरकार की। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि आपको पैसा तो दिया जाएगा भाई, आपकी जब संपत्ति हम ले रहे हैं तो उसका पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन अब वो काम जो करेगा वो किसके लिए करेगा? जनता के लिए करेगा और कल्याण के लिए करेगा। समझ पा रहे हो, है ना। जैसे अभी आप जाते होंगे कि सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के बैंक आप देखते हो, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, वो पब्लिक के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम करने के अलावा उनका एक और जो मोटिव होता है वो होता है लाभ कमाना। ठीक है, हर बैंक चाहेगा कि मैं घाटे में क्यों जाऊं भाई, है ना, क्योंकि अगर मेरा काम सही तरह से नहीं चलेगा तो वो लॉस में चला जाएगा, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बैंक लॉस में जाए। इसीलिए तो फिर बाद में उनका विलय करती है सरकारें। ठीक है, तो ये हमने कुछ बैंक के तो नाम लिख लिए, कुछ और लिख लो, है ना। अगला लिखो सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट के आगे लिखिए कैनरा बैंक, है ना। ये नाम आपने सुन रखे होंगे सारे, कोई अलग बैंक नहीं है ना, कैनरा बैंक। अगला लिखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। धीरे धीरे रटोगे सब याद हो जाएंगे ना। अगला है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। अगला है इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, है ना। इंग्लिश वालों अंग्रेजों को उस समय जो है इलाहाबाद कहना नहीं आता था तो वो इलाहाबाद कहते थे ना। अगला है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ना। तो ये 14 बैंक हो गई हैं जिनका क्या किया गया था भारत सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब इससे भी पार नहीं पड़ी, फिर दूसरी बार क्या करना पड़ा था, इंदिरा गांधी जी को फिर राष्ट्रीयकरण करना पड़ा था। कब? 1980 में। ठीक है, ये तो 14 बैंक कौन से हैं? जो 1969 में किया था राष्ट्रीयकरण, फिर किया था 15 अप्रैल 1980 में, 15 अप्रैल 1980। यहां पर भी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कभी कभी पूछा जाता है कि किसके शासन में किया गया था ना। इंदिरा गांधी। तो इसमें नाम लिखिए, पहला था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड लिखिए आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। तीसरा लिखिए कारपोरेट कॉरपोरेशन बैंक। अभी अपन कॉपरेशन सोसाइटी में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉरी, है ना। ये कॉपरेशन बैंक है ना, कॉपरेशन बैंक। अगला है पंजाब सिंध बैंक, पंजाब सिंध बैंक, है ना। ये पंजाब वाला और जो सिंध वाला क्षेत्र पर पड़ते हैं, सिंध नदी वाला, उसी नाम पर रखा है ना। अगला है ओरिएंटेड बैंक ऑफ इंडिया,
ओरिएंटेड बैंक ऑफ इंडिया। एक और लास्ट लिख लीजिए, विजया बैंक, विजय बैंक। ठीक है, तो ये 6 बैंक कौन से थे जो 1980 में जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, इसका नेशनलाइजेशन किया गया था ना, या राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब पढ़ लेते हैं भारत की बैंकिंग व्यवस्था। अब भारत की बैंकिंग व्यवस्था में हम देखेंगे कि कौन से तो कमर्शियल बैंक हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, कुछ जो बैंक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, केवल जनता का लोक कल्याणकारी के लिए कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको नाबार्ड के बारे में बताया था, नाबार्ड किसके लिए काम करता था कि कृषि क्षेत्र में जो है कितना बैंक लोन दे रहे हैं, कितना लोन नहीं दे रहे हैं, उनकी जो देखने का काम जो है वो कौन करता था, नाबार्ड। इसी तरह से एक और पढ़ेंगे, सिडबी। सिडबी क्या करता था कि जो स्मॉल इंडस्ट्री होते थे उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है छोटे जो उद्योग थे उनको विकास करने के लिए जो है सिडबी का गठन किया गया था। और एक था आरआरबी, है ना, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, जो क्या करता था, केवल क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते थे वो काम ये करते थे कि अलग अलग जो क्षेत्र, क्योंकि गांव के लोग शहरों तक नहीं पहुंचती उस समय, तो इसलिए जो है अलग क्षेत्र में क्या किए गए थे, कुछ बैंक स्थापित करे गए थे। तो अब इनका सारा जो है ढांचा अपन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिए ऊपर, क्योंकि चार्ट फॉर्म में बनाना है। आप जो कॉपी है उसका पेज घुमा भी सकते हो ना, उसको पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा थोड़ा ना। तो लिख लीजिए भारत में बैंकिंग व्यवस्था किस तरह की है ना। हमने देखा तो था कि पहला ऐसा बैंक था जो अवध कमर्शियल, वो किसके आधार पर था, भारत की बैंकिंग व्यवस्था पे आधारित था। तो वो कौन से है ना, उसमें देखेंगे भारत में बैंकिंग व्यवस्था कैसी है हमारे यहाँ। तो चार्ट बना लीजिए, इसको हम बांटेंगे 2 भागों में। ठीक है, तो इसमें एक तो हम गिनेंगे वाणिज्यिक बैंक को और एक गैर वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक इन्हीं को बोलते हैं अपन कमर्शियल बैंक, जो लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं ना। और गैर वाणिज्यिक जो अपना लाभ नहीं देखते, वो केवल लोक कल्याणकारी तरह से जो है काम करते हैं, गैर वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, इसको नॉन कमर्शियल बैंक बोलते हैं ना। याद रखना, दोनों को साथ के साथ लिखते चलना आप, है ना, ताकि पीछे नहीं रहे। पहला है वाणिज्यिक बैंक, जो क्या करता था, किसके लिए काम करता था, लाभ के उद्देश्य से ये काम करेंगे, इन्हीं को बोल देते हैं अपन इंग्लिश में कमर्शियल बैंक। दूसरा है गैर वाणिज्यिक बैंक, यानी कि नॉन कमर्शियल बैंक। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे और उनके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, इनको भी अपन बांटते हुए अध्ययन करेंगे। तो वाणिज्यिक में बैंकों में अपन देखेंगे 2 तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई की अनुसूची में शामिल होते हैं, उनको बोलते हैं अनुसूचित बैंक, और जो आरबीआई की अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं उनको बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। इसमें लिख लीजिए अनुसूचित बैंक, और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, अब हम अनुसूचित बैंक में भी देखते हैं। तो एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे और दूसरे जो होंगे आपके निजी क्षेत्र के बैंक, या फिर इसमें भी 2 और बांट लीजिए, घरेलू क्षेत्र के बैंक। घरेलू क्षेत्र मतलब भारत की सीमा जो है हमारी, है ना, उसी के अंतर्गत जो बैंक रहेंगे वो कौन से बैंक कहलाएंगे, आपके घरेलू क्षेत्र के बैंक। मतलब भारत की सीमा के अंदर का मतलब ये है कि उनकी जो संस्था है, जो ब्रांचेज है, वो केवल भारत में ही रहे, भारत के बाहर नहीं होनी चाहिए। उसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ होना चाहिए, भारत के अंदर ही
होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं विदेशी क्षेत्र के बैंक। अब जो विदेशी क्षेत्र के बैंक होते हैं ये कहाँ के होते हैं भाई? जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, अपनी बैंक की जो संस्था है, जो शाखा है, वो शाखा क्या कर दी, भारत में आकर खोल दिए। और आपने देखा होगा सिटी बैंक का नाम आपने सुना होगा, सिटी बैंक, चाइना बैंक, है ना, इन लोगों ने क्या कर रखे हैं, अपनी जो संस्था है, लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता है, तो वो क्या करते हैं कि भारत में अपनी शाखाएं, ब्रांचेस खोल देते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई अमेरिका का इंडस्ट्री लगाने भारत में आएगा तो वो किससे संपर्क करेगा, पहले वहां के बैंक से संपर्क करेगा, सिटी बैंक से पूछेगा कि भाई मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा, उसको तुरंत ये चेंज कर देते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो वो ज्यादा उनका विश्वास किस पे रहेगा, जब उनकी यहाँ पर ब्रांचेस होंगी तो उनको ज्यादा विश्वास रहेगा कि मैं इतना पैसा लेकर जा रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत वहां नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए जो है क्या करते हैं, ये विदेशी बैंक भी अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना। बहुत सारे जो है अलग अलग देशों ने उनकी ब्रांचेस यहाँ खोल रखे हैं ना। तो घरेलू जो क्षेत्र के बैंक कौन से कहलाएंगे, जो अपने भारत के रहेंगे, और विदेशी बैंक कौन से कहलाएंगे, जो भारत के ना होकर इनके मुख्यालय जो है कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जहां का बैंक होता है वहीं पर मुख्यालय होता है। बाकी काम कहाँ करती है इनकी ब्रांचेस, भारत के अंदर काम करते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं कि जो एसबीआई है ना, ये कहाँ है, मतलब इसका मुख्यालय तो मुंबई में होगा, लेकिन इसके बैंक जो शाखा है वो तो आपको एक जिले में कई जगह देखने को मिल सकती है ना। तो इस तरह से होते हैं। अगला लिखिए, घरेलू क्षेत्र में भी बांट लीजिए, एक तो निजी क्षेत्र के बैंक, और एक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सही लिखना, वही गलत मत लिख लेना ना, पूछ लेना अगर जहां समझ में नहीं आए तो। क्योंकि अगर आपका चाट बिगड़ा तो स्वाद भी बिगड़ जाएगा ना। चाट का मतलब चाट नहीं कह रहा ना। तो यहाँ पर याद रखना, जो हमारे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं ये तीन तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। तीन तरह से क्लासिफाई कैसे, कि एक तो पुरानी पीढ़ी के बैंक, जो मतलब पुराने स्टैंडर्ड पे काम करते आ रहे हैं, है ना, जो पुरानी जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन भी इनको बोल देते हैं। एक जो है, एक नरसिम्हन समिति जब आती है, नरसिम्हा राव जब क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, ये बैंकिंग सुधार करते हैं। तो फिर बाद के जो बैंक स्थापित होते हैं 1991 में, क्या होते हैं, हम हमारी जो इकोनॉमी वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो मोटो लेकर चलती है, तो उस समय क्या करते हैं, कुछ सुधार ये करते हैं। तो उसके बाद जो बैंक खुलते हैं उनको बोला जाता है न्यू जनरेशन बैंक, या फिर नई पीढ़ी के बैंक, है ना। सारे अपन पढ़ेंगे लेकिन वो थोड़ा बांटते हुए पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, इसलिए अपन इतना कर रहे हैं। एक तो है आपके नई पीढ़ी के बैंक, इन्हीं को बोल देते हैं न्यू जनरेशन बैंक, नई पीढ़ी के बैंक, ठीक है, या न्यू जनरेशन के बैंक। फिर बीच में आती है आपकी नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति। ये क्या करती है, बैंकिंग में क्षेत्र में सुधार करने का काम करती है। बहुत सारे सुधार इसके द्वारा किए जाते हैं, है ना। इसलिए इसके पहले के जो बैंक थे उनको ओल्ड जनरेशन का बोल देते हैं, और इसके बाद में जो बैंक खुलते हैं उनको न्यू जनरेशन वाले को बोल देते हैं ना, नई पीढ़ी के बैंक, नई पीढ़ी के बैंक। सॉरी, ये पुरानी पीढ़ी के होंगे ना, आप टोकते भी नहीं हो मतलब, है ना। अच्छा, बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बोले नहीं, है ना, मतलब शब्द मुंह तक आ गए, मुंह से बाहर नहीं निकले, है ना। तो पुरानी पीढ़ी के बैंक कौन से हैं, जो नरसिम्हन समिति के पहले, यानी कि 1991 से पहले जो बैंक खुल चुके थे वो सारे कौन से हैं, आपके पुरानी पीढ़ी के कहलाते हैं। लेकिन जब इन्होंने कुछ सुधार कर दिए थे, क्योंकि अपन नरसिम्हन समिति को अलग से पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या सुधार किए थे, उसके बाद में जो बैंक खुले थे उनको जो है नए तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, तो उनको क्या बोला गया है, नई पीढ़ी के बैंक बोला गया है। फिर अपन इसमें लिखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, इसमें भी 2 ड्राफ्ट बना लीजिए आप, ना। सार्वजनिक क्षेत्र में
जो है जो बैंक होती है वो दो तरह के होते हैं, जैसे हमने देखा था, एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक और एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। जो राष्ट्रीयकृत देखे थे अपन ने, 2 बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, वही आ जाएंगे, राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, और एक होती है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। गैर राष्ट्रीयकरण बैंक। ठीक है, अगर आप राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी 2 भागों में बांट सकते हो, एक तो हमने 14 बैंकों का किया जब, और एक हमने 6 बैंकों का किया वो। ठीक है, यहां तक आप चार्ट बना लीजिए, फिर अपन इसको एक एक चीजों को समझ लेते हैं। अभी अपन को ये गैर वाणिज्य वाला समझना है ना। इस गैर वाणिज्य में आपकी 3 बैंक आएगी, सॉरी। एक आपकी आ जाएगी आरआरबी, यानी कि अब आप फुल फॉर्म इनका पूरा लिखना, नहीं तो फिर आपको आरआरबी पता ही नहीं रहेगा क्या है आरआरबी, तो लिख लेना इसका रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दूसरा लिखिए यहां पर सिडबी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये है आपकी सिडबी की फुल फॉर्म। जो क्या करता था कि जो छोटे उद्योग होते थे उनको क्या करता था, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा दे रहे हैं बैंक या नहीं दे रहे हैं, ये दूसरे बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक होता है इसी तरह से नाबार्ड, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए जो है ये क्या करता है, नाबार्ड काम करता है। ठीक है, फुल फॉर्म सबके लिख लेना है आपको ना। इसका है रीजनल रूरल बैंक, उसका है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इनको अपन क्या हुआ, हाँ गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है ना। गैर राष्ट्रीयकृत बैंक वो है जो 14 बैंक और 6 बैंकों के अलावा जितने बैंक बचते हैं वो बाद के कौन से रहते हैं, आपके गैर राष्ट्रीयकृत बैंक रहते हैं। ठीक, तो इनके फुल फॉर्म आप सही से लिखना, गलत मत लिखना, क्योंकि इनको अपन क्या करेंगे, एक एक को जो है अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन अभी आप क्या करो, एक वो बना लीजिए ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने क्या क्या किया है कि पहले हमने बैंक, भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक कौन सी, आपकी कमर्शियल बैंक, एक आपकी नॉन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन सी होती है, जो अपना लाभ के उद्देश्य से जो है कार्य करती है। और गैर वाणिज्यिक बैंक कौन सी होते हैं, जो लाभ का कमाने का उनका उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य कौन सा होता है, वेलफेयर करने का, यानी कि कल्याण कार्य करने का। फिर हमने इसी में देखा है एक तो अनुसूचित बैंक, यानी कि जो आरबीआई की जो सेकंड अनुसूची है उसमें जो शामिल होते हैं, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को परमिशन वही देता है, लेकिन परमिशन देने के अलावा कुछ बैंकों को तो किसमें रखता है, वो अपनी जो सेकंड अनुसूची है उसमें शामिल करता है, कुछ बैंकों को वो अपनी सूची में शामिल नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ नियमों में अपने स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो आरबीआई के अनुसूची में जो शामिल हो जाता है वो पूरी तरह से जो है आरबीआई के नियमों का ही पालन उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करता है, आरबीआई भी की जो सूची में शामिल है वो अनुसूचित बैंक, जो सूची में शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाता है। फिर हमने देखा था अनुसूचित बैंकों को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो हमारे घरेलू क्षेत्र के बैंक, जो कि भारत में उनका मुख्यालय होगा और भारत में वो क्या करेंगे, अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, स्थापित करेंगे और भारत के अंदर ही काम करेंगे। फिर हमने देखा है विदेशी बैंक। विदेशी बैंक वो बैंक होते हैं जो हमारे भारत के ना होकर वो क्या है, विदेशों के बैंक है, जिनके मुख्यालय तो कहाँ मिलेंगे, विदेशों में मिलेंगे, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, वो भारत के अंदर कर रहे हैं। लेकिन भारत में जब आते हैं तो वो आरबीआई से जरूर परमिशन लेते हैं कि भाई या तो हमें क्या कर लो, आप अपनी आरबीआई की जो अनुसूची है उसमें शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद में हो जाते हैं वो लोग।
फिर हमने देखे थे कि घरेलू सेक्टर में भी जो है हमने दो तरह के देखे हैं, कौन कौन से। एक तो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर ही क्या कर रहा है, उनका संचालन कर रहा है। आज आप देखते होंगे यूको बैंक है, केनरा बैंक है, ये सारे क्या है, प्राइवेट बैंक ही है, लेकिन आरबीआई की अनुसूची में ये लोग शामिल हैं। इसलिए आप देखे होंगे, कभी गए होंगे तो सहकारी बैंक में गए हो कभी, जिला सहकारी बैंक नहीं गए। आपके पापा से पूछना कि जिला सहकारी बैंक कहाँ होता है। जो आप एमएसपी पे जो पैसा, एमएसपी पे आप क्या करते हो, जो फसल बेचते हो, वो फसल का जो पैसा आता है ना, वो सहकारी बैंक में ही आता है। गई है ना। एक और मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप 200-200 रुपए के चेक मिलते थे आपको छात्रवृत्ति के, यूको बैंक में लेकर गया कोई उनको? जिला सहकारी जो बैंक होता है ना, उसी में वो चेक मान्य होता है भाई, है ना, क्योंकि वो भारत सरकार का जो है, उसमें पूरी भागीदारी भारत सरकार की होती है। यूको बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो तो अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं भाई। वो आपका चेक लेकर, वो सारे लोग अगर उनके पास चेक लेकर पहुंच गए तो वो किस, अपना जो उनके पास पैसा जमा किया उनको क्या देंगे फिर वो, है ना। तो वो उतना नहीं करते, है ना, कुछ नियमों में वो स्वतंत्र होते हैं, है ना। तो जब जिला सहकारी जो बैंक होता था, उस जिला सहकारी बैंक में आपको क्या करते थे, वो चेक जाकर जमा करते थे और वो पैसा आपको सौंप दिया करते हैं, है ना। तो उसी में पढ़ेंगे अपन क्षेत्रीय बैंकों में। अब हमने देखा था यहाँ पर निजी क्षेत्र के हो गए और सार्वजनिक क्षेत्र के हो गए ना। सार्वजनिक क्षेत्र में भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक और एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। यहाँ पर हमने निजी क्षेत्रों को भी 3 आधार पर बांटा है कि जो नरसिम्हन समिति आती है, इसके पहले के जो बैंक थे, मतलब 1991 के जो पहले के जो बैंक है वो पुरानी पीढ़ी के बैंक कहलाते हैं। इसके बाद के जो बैंक है वो नई पीढ़ी के बैंक कहलाते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो आगे अपन जो पढ़ेंगे वो काफी अच्छे से, बेहतर से समझ में आएगा। इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको यही फंसाते हैं कि कौन से तो आपके अनुसूचित बैंक है, कौन से गैर अनुसूचित बैंक है ना। फिर आपको जब पता नहीं रहेगा तो आप सारे कुछ चीजें याद नहीं रहेगी तो भूल जाओगे ना। तो अब अपन यहाँ से जो है क्या करते हैं, आगे की जो चीजें हैं वो शुरुआत करते हैं ना। अब इनकी जो एक एक दो दो लाइन में हेडिंगें लिखी हुई है, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। उसमें वही मिलेगा कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, कि वह बैंक जो अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, ठीक है। फिर इसकी मिलेगी आपको गैर वाणिज्यिक की, वह बैंक जो अपना काम कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए करते हैं, वो आपको ये मिल जाएंगे। तो ये सारी इनकी एक एक दो दो लाइन में आपको हेडिंग पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो वो मैं आपको जो है लिखा रहा नहीं हूं यहाँ ना, पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये क्या होते हैं, अभी तो आपको याद है, समझा दिए, इसलिए बाद में थोड़ी याद रहेंगे कि ये क्या बताए थे सर ने, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक दो पेज आप छोड़ देना, जब पीडीएफ आपको शेयर की जाए तो उसमें से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के नीचे थोड़ा ये लिख लीजिए कि जो एसबीआई में विलय होते हैं उनके भी नाम लिख लीजिए ना। जो 1955 में जब एसबीआई बन जाता है तो कुछ बैंक क्या होती है, एसबीआई में भी विलय होती है, 6 बैंक होती है ये। ऐसा करिए आप, पेज थोड़ा बाद में छोड़ देना, पहले इनको जो, क्योंकि 14 बैंक जो विलय हुई थी, राष्ट्रीयकरण हुई, सॉरी, 14 बैंक राष्ट्रीयकरण और 6 बैंक कौन सी हुई थी, बाद में हुई थी। तो उन्हीं के नीचे लिख लीजिएगा इनको ना, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से याद रह जाएगी। तो इसमें जो पहला बैंक होता है ये त्रावणकोर बैंक होता है। त्रावणकोर, त्रावणकोर का तो आपने नाम भी सुना होगा, त्रावणकोर बैंक। ये किस में विलय होता है, बाद में एसबीआई में विलय हो जाता है। क्योंकि विलय होने की घटना कब बनती है, जब बैंक क्या होता है, लॉस में चलता रहता है। तो आरबीआई बोलता है एसबीआई को कि यार इसको क्या कर लो, आप अपने में शामिल कर लो, क्योंकि इसकी व्यवस्था जो है ठीक तरह से नहीं चल रही। क्योंकि उसमें क्या है, व्यक्तियों का पैसा जमा होता है बैंकों के अंदर, अगर मान लो डायरेक्ट खत्म हो जाए तो व्यक्ति कहाँ जाएंगे अपना पैसा निकलवाने के लिए। तो इसलिए उनका क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है, ताकि उनका काम चलता रहे। तो पहला है त्रावणकोर बैंक, सेकंड है पटियाला बैंक, पटियाला बैंक। अगला है हैदराबाद बैंक, हैदराबाद बैंक। इसके बाद है मैसूर बैंक, मैसूर बैंक। अगला है बीकानेर बैंक,
बीकानेर के बाद में है जयपुर बैंक, जयपुर बैंक है ना। ये बहुत पहले ही क्या कर दिए गए थे, एसबीआई में विलय हो गए थे। एक और लिख लीजिए इसमें, भारतीय महिला बैंक। ये क्या किया गया था कि जो महिला है वो क्या कर पाती, ज्यादातर बैंकों में नहीं जा पाती थी, तो महिलाओं के लिए ही खोला गया था ये। इसमें काम करने से लेकर, मतलब चपरासी से लेकर जो बड़े पदों पर होती थी, बैंक प्रबंधक के पदों पर भी कौन होती थी, महिला ही होती थी, ताकि महिला महिला से जाकर अच्छे से बात कर सके, अपना काम करवा सके। क्योंकि बहुत सारी महिला क्या करती है, जो पुरुष रहता है तो उसमें बैंक में जाने में उनको झिझक होती थी। तो इसने भारतीय महिला बैंक को बनाया तो गया था, लेकिन बाद में इसका संचालन ठीक तरह से नहीं चल पाया था, तो फिर बाद में इसको किसमें विलय कर दिया था, एसबीआई में, है ना। ये कौन से बैंक है, तो एसबीआई में विलय बैंक। तो ये 6 बैंक होते हैं ना। पहला है त्रावणकोर, दूसरा है पटियाला, तीसरा हैदराबाद, चौथा मैसूर, पांचवा बीकानेर, छठवा जयपुर, एक और है भारतीय महिला बैंक। 7 हैं भारतीय महिला बैंक। ठीक है। हो गया सबका, आगे बढ़े, चलिए लिख लीजिए। अब इनके पेज मत छोड़िए, इनको एक एक दो दो बिंदु में लिख ही लीजिए आप, है ना। पता नहीं बाद में लिखो नहीं लिखो, लिखवा देता हूं मैं। पहला है कमर्शियल बैंक, या इसी को बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। आप तो ऐसा है कि पीडीएफ से लिख लोगे, लेकिन बेचारे ऐसे लोग जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनका क्या होगा, तो वो फिर क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं ना। तो कमर्शियल बैंक में लिखिए थोड़ा सा। वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होती है जो बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लाभ कमाती है। थोड़ा सा लिख लीजिए, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, या वाणिज्यिक बैंक भी इनको बोल देते हैं ना। वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होती है वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होती है जो बैंकिंग सुविधा लाभ कमाने या बैंकिंग सुविधा प्रदान करने, है ना, प्रदान करती है भाई, प्रदान करने, बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के साथ लाभ कमाने पर केंद्रित रहते हैं। लाभ कमाने पर केंद्रित रहते हैं। ठीक है। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या होती है, या वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होती है जहां पर जो बैंकिंग सुविधा प्रदान तो करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं, लाभ कमाने पर केंद्रित होती है ना, या रहते हैं। एग्जाम्पल, ये जो जितने भी बैंक लिखा है, जैसे आपको एसबीआई है, वो भी क्या करता है, लाभ कमाने पर ही फोकस करता है। वो सोचता नहीं है कि वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जबकि हमने नाबार्ड को देखा था, तो नाबार्ड क्या करता है, कृषि ऋणों को देखता है कि कितना दे पा रहे हैं ये लोग, कितना नहीं दे पा रहे हैं किसानों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारी स्कीम क्या करते हैं, कृषि के लिए आती है तो वो माफ भी हो जाती है। जो लोन लेते हैं ना कुछ लोग, वो कभी कभी माफ भी कर दिया जाता है। बहुत सारी सरकारें क्या करती है, कुछ योजनाएं लेकर आती है और उन योजनाओं के तहत क्या करते थे, उनका ऋण भी माफ कर देते। लेकिन एसबीआई थोड़ी कहेगा आपसे कि आपने जो पैसा मेरे से लिया है उसको माफ में कर देता हूं, ऐसा नहीं होता कभी कभी। ठीक है। क्योंकि इनको तो क्या करना पड़ता है, फिर सरकार को जो पैसा माफ किया है वो इनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर सरकार उनका भुगतान करती है ना। आपको तो फ्री कर देंगे, लेकिन उनको तो पैसा कहीं ना कहीं से आपको देना पड़ता है। अगला लिखिए इसमें, जो जमा स्वीकार कर
अगला बिंदु है, हाँ इसी में है, जो जमा स्वीकार कर उद्योगों के लिए ऋण देते हैं, उद्योगों के लिए ऋण देते हैं। हाँ, जमा का मतलब डिपॉजिट, ऋण देते और निवेश भी करते हैं, निवेश करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जमा है वो तो क्या कर लेते हैं, अपन से स्वीकार कर लेते हैं और उसी जमा पैसे को क्या करते हैं फिर बाद में उद्योगपतियों के लिए सौंप देते हैं। कुछ पैसा उनके पास, क्योंकि बहुत सारा पैसा आता है तो जरूरी तो है नहीं कि कुछ पैसे अपन जैसे जमा किए, अपन को काम आ गया तो अपन पैसे लेने चले गए, तो ऐसे सारे लोग एक साथ तो जाते नहीं है। तो उनको क्या करता है, जो जमा स्वीकार करने के बाद कुछ पैसे को वो उद्योगों में ऋण के रूप में दे देते हैं उद्योगों के लिए, और उसी को क्या कहते हैं अपन, निवेश कहते हैं। ये बैंकों का क्या होता है, निवेश पूंजी होती है जो उन्होंने उद्योगों के लिए दिया है, क्योंकि उद्योग वाले क्या करेंगे, उसको भारी रकम जो है ब्याज के रूप में प्रदान करेंगे, तो उसी से क्या करता है वो निवेश कर देता है उस चीज को, वो अपने पास नहीं रखता। जैसे मान लीजिए अपन उसके पास गए, 10 लाख रुपए हमने जमा किए, उसने क्या किया, 10 लाख को अपने पास रखा, उसमें से 4-5 लाख तो अपने पास एडवांस रख लिए, बाकी के 5 लाख को क्या कर देता है वो उद्योगपति को सौंप देता है, फिर उद्योगपति उसको बाद में भारी ब्याज के साथ उसको लौटा देता है। तो उसने क्या किया, वो निवेश के रूप में काम कर लिया अपना। ये होते हैं कौन से, कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। दूसरा अपन ने देखे थे नॉन कमर्शियल बैंक या गैर वाणिज्यिक बैंक, गैर वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक बैंक, या इसी को बोलते हैं अपन नॉन कमर्शियल बैंक। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए थोड़ा सा। गैर वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जो बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं करते, है ना, बैंकिंग सेवा वो क्या करते हैं, हमें प्रदान नहीं करते। किसी ने खुलवाया क्या नाबार्ड में खाता, नहीं खुलवाया ना, तो वही है ना। गैर वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं, जो बैंकिंग सुविधा हमें क्या करते हैं प्राप्त, बैंकिंग सुविधा प्रदान ना करके, बैंकिंग सुविधा प्रदान ना करके कुछ बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कुछ करते हैं, है ना, पूरी तरह से नहीं करते। जैसे किसी का ना तो उसमें एटीएम मिलेगा ना कोई पासबुक रहेगी उसकी, कुछ करते हैं लेकिन, है ना, इनडायरेक्ट रूप से। जो बैंकिंग सुविधा प्रदान ना करके कुछ ही बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, है ना। ये क्या है, बड़े बड़े बैंक होते हैं तो ये ऊपर से क्या करते हैं, आपके खातों पे निगाहें जरूर रखते हैं कि किसके खाते में कितना पैसा जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, या फिर ये जो छोटे बैंक है ये किसको पैसा, क्योंकि ये क्या करते हैं कमर्शियल बैंकों पे जो निगाहें रखने का काम करते हैं कि ये किस किस को पैसा उधार दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका, ठीक है अब आ रही है ना, चलो थोड़ा सा और लिख लीजिए। गैर वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं, जो बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं करते लेकिन कुछ बैंकिंग सुविधाएं ये प्रदान करते हैं ना। अब बताए कैसे करते हैं, थोड़ा उसको भी लिख लीजिए।
साथ ही इनका बैंकों का क्या होता है, मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता। लिख लीजिए, कुछ क्या करते हैं, ये बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य क्या है, लेकिन इनका लक्ष्य, मैंने आपको बताया ना चेक वाला, भाई अपन चेक लेकर गए, वो बैंक ने तो नहीं दिया था अपन को चेक, लेकिन फिर भी अपना चेक क्या कर लिया उसने, जमा कर लिया और अपन को पैसे दे दिए। तो मतलब कुछ ही सेवा उसने अपन को प्रदान करी है। समझ में आ रहा है ना, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं था अपन से, अपन तो डायरेक्ट वहां गए चेक लेकर, उसने अपन को पैसे दे दिए। तो मतलब कुछ सेवा उसने दी, पूरी सेवा उसने नहीं दी। लेकिन इनका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता। तो क्या होता है भाई लक्ष्य इनका, इनका होता है कल्याण करना। ठीक है, इनका लक्ष्य कौन सा होता है, लाभ कमाना नहीं होता, इनका लक्ष्य क्या होता है, जन कल्याण करना। इनका लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, लक्ष्य होता है जन कल्याण करना। कि भाई हमारे भारत के नागरिक है वो इधर उधर चेक लेकर घूमे नहीं, मेरे पास आ जाए और पैसे लेकर चले जाए। ठीक है, अब आज का जो समय है यहाँ हो गया है, तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक जो है अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे ना, क्योंकि 1 घंटे की आपकी संतोष सर की क्लास रहेगी, है ना। बाकी कुछ नहीं है ज्यादा, इसका पीडीएफ में एक बार आपको डाल दूंगा, तो आप खुद घर से भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसलिए लिखाना जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन वालों का भी नुकसान ना हो, है ना, क्योंकि आपको तो पीडीएफ पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ग्रुप में, बाकी इनको नहीं पहुंच पाती कभी कभी। ठीक है, तो आज तो आपको यहीं रखते हैं, कमर्शियल बैंक और नॉन कमर्शियल बैंक, क्योंकि कम कम पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से भी पढ़ पाओगे और आपको याद भी अच्छे से रहेगा।